आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल जेके शिक्षा चैनल में। और आज हम क्लास 8 की बुक्स राजस्थान, हमारा राजस्थान के अंतर्गत हम अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 18वीं सदी का राजस्थान। तो 18वीं सदी का राजस्थान से अभिप्राय ये है कि 100 वर्षों का, जैसे ही 100 वर्ष समाप्त होते हैं और एक सदी होती है या एक शताब्दी होती है, उसी प्रकार जब 18वीं सदी में, यानी कि लगभग आज से अगर हम यूं बात करें कि लगभग 200 साल पहले की स्थान के अंतर्गत दृष्टि डाले, तो उस समय राजस्थान की क्या परिस्थितियां रही होगी, क्या उस टाइम में राजस्थान में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही होगी, उन सब का हम अध्ययन करते हैं कि यानी कि 18वीं सदी में राजस्थान में किस प्रकार का एक वातावरण था, कौन कौन सी घटनाएं उस समय घटित होती थी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें इसी अध्याय के अंतर्गत, तो 18वीं सदी में लगभग मराठाओं का राजस्थान में हस्तक्षेप बढ़ने लग गया। कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय 18वीं शताब्दी में जब राजस्थान रियासतों का शासन हुआ करता था, उस समय जब मराठाओं ने प्रथम राजनीति में हस्तक्षेप किया, वही हम आज पढ़ेंगे। साथियों, शुरुआत करने से पहले यदि साथियों आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले हम चलते हैं, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा और गुजरात में आक्रमण करने लगे। हम जानते हैं कि जब मुगल शासन था 1717 में, उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। तो उस समय मराठा की एक मजबूत शक्ति थी उस समय, जिसको शिवाजी ने संगठित किया। मराठा शक्ति को शिवाजी ने संगठित किया और इस प्रकार उत्तर भारत में आक्रमण करने की नीति को अपनाई, यानी कि उत्तर भारत की तरफ उन्होंने राज्य को विस्तार करने की नीति अपनाई। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मराठाओं ने राजस्थान में प्रवेश किया, यानी कि मराठाओं ने मालवा और गुजरात में इस प्रकार उन्होंने आक्रमण करने लग गए। तो देखिए, इस प्रकार मराठाओं का मालवा गुजरात पर आक्रमण राजधानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। यानी कि जब इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठाओं ने जब विस्तार की नीति अपनाई उत्तर भारत में, तो वह अपना अपना क्षेत्र के विस्तार करने के लिए यहाँ गुजरात और मालवा में अटैक करने लगे, यानी आक्रमण करने लगे। अब मालवा और गुजरात का पड़ोसी जो है वह राजस्थान था, उस समय राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो जब वहां पर मालवा और गुजरात में आक्रमण होने लगे, तो इस प्रकार राजस्थान के शासकों की भी चिंताएं बढ़ने लगे कि कहीं राजस्थान में भी हस्तक्षेप नहीं कर ले मराठा। और इस प्रकार, लेकिन यह चिंता का विषय हकीकत में बदल गया और इस प्रकार मराठाओं ने राजस्थान में आखिरकार आक्रमण कर ही दिया। तो राजस्थान ने सर्वप्रथम 1711 में, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1711 ईस्वी में मराठाओं ने मेवाड़ में प्रवेश किया। मेवाड़ में उस समय मेवाड़ में प्रवेश किया सबसे पहले। और 1720 में बाजीराव पेशवा ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय जो बाजीराव पेशवा जो थे, प्रमुख जो हेड थे मराठाओं के, बाजीराव पेशवा थे, और उन्होंने 1720 में ये लक्ष्य निर्धारित किया कि अटक से कटक तक, यानी कि अटक से कटक तक का अभिप्राय है कि यानी कि जो उड़ीसा से लेकर अफगानिस्तान तक हमारा मराठाओं का झंडा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया कि वहां तक हमारा ही संपूर्ण राज्य होगा, उत्तर भारत में संपूर्ण राज्य होगा। तो इसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए मराठा शक्ति संगठित हुई और उत्तर भारत में आक्रमण करने लग गई। तो आइए हम देखते हैं अब कि अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे कंप्लीट। और 1726 में मराठा ने कोटा बूंदी पर आक्रमण की। अब हम देखते हैं कि 1711 में मराठा प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद 1720 में बाजीराव पेशवा एक अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, अटक से कटक तक झंडा फहराने का।
और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1726 में कोटा और बूंदी पर आखिरकार इन्होंने आक्रमण कर ही दिया। 26 में आखिरकार मराठाओं ने बूंदी और मेवाड़ रियासत पर आक्रमण कर ही दिया, कोटा बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना आरंभ किया। यहाँ खिराज से तात्पर्य यह है कि मराठा जहां भी लूटमार करते थे, जिस शासक के राज्य में हस्तक्षेप करते थे, तो वहां पर एक कर वसूलते थे, सुरक्षा की दृष्टि से कर वसूलते थे। तो इस प्रकार उस कर, मराठाओं के द्वारा लिए जाने वाले कर को हम खिराज कहते हैं। इस प्रकार सबसे पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा की रियासतों ने खिराज देना आरंभ किया 1728 में। इंपोर्टेंट है, कब देना आरंभ किया? 1728 में। उसके पश्चात 22 अप्रैल 1734 ईस्वी मराठाओं ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठाओं का राजस्थानी राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। वेरी वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इस राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत में मराठाओं ने प्रथम राजनीतिक हस्तक्षेप किया, तो वह थी बूंदी रियासत। और यहाँ के पास बूंदी से बुद्ध सिंह को वहां का पुनः शासक घोषित कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां जो था उत्तराधिकारी संघर्ष आरंभ हुआ, तो उसी के कारण यह राजनीतिक हस्तक्षेप मराठाओं ने वहां पर किया। इस प्रकार प्रथम हस्तक्षेप माना जाता है 22 अप्रैल 1734 को। तो इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठा के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बूंदी और कोटा बूंदी में इनका प्रथम हस्तक्षेप बढ़ गया। तो इस प्रकार जब वहां हस्तक्षेप बढ़ जाता था, तो मराठा वहां से कई धन वसूलते थे। तो इस प्रकार राज्य की आर्थिक सामाजिक संस्कृति को धक्का लगता था, और वह राज्य कहीं न कहीं समृद्ध से कहीं न कहीं राज्य में परेशानियां आ जाती थी। वहां की जनता को इस प्रकार जो सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जाती थी, और आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता था उस रियासत को। तो इस प्रकार देखते हैं कि इस प्रकार मराठा से तंग आकर जो शासक थे, राजपूताना शासक थे, इन्होंने सभी राजपूत शासकों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम मराठाओं के इस बढ़ते आक्रमण के कारण या बढ़ते हस्तक्षेप को दूर करने के लिए राजस्थान में कहीं न कहीं सभी राजपूत शासकों को एक जगह इकट्ठा होकर कहीं न कहीं ठोस नीति बनाने की जरूरत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले 17 जुलाई 1734 को इन्होंने हुरडा नामक जो जगह है वह भीलवाड़ा जिले में है, और वहां पर इन सभी राजपूत सरदारों ने मिलकर, राजपूत राजाओं ने मिलकर, या हम सरदार कह सकते हैं, जो राजा वहां उपस्थित नहीं होता था उसका सरदार वहां जाकर उपस्थित होता था। तो इस प्रकार उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजित किया जिसका नाम था हुरडा सम्मेलन, जो 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन बुलाया गया। और इस प्रकार सभी ने वहां पर समझौता किया कि इस प्रकार हम राजस्थान में से मराठाओं को खदेड़ देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सम्मेलन जो था वह असफल रहा था। इसके पीछे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले हम देखते हैं कि एक डेट आप याद रखिएगा, 1711 में प्रवेश किया मराठाओं ने। 1720 में बाजीराव पेशवा ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, अटक से कटक तक ध्वज फहराने का। उसके बाद 1726 में आक्रमण हुआ, कहाँ? कोटा बूंदी रियासतों पे। उसके बाद 2 साल बाद 1828 में खिराज देना आरंभ किया। कौन सी रियासतों ने? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ने। और 1728 के बाद 22 अप्रैल 1734 को बुद्ध सिंह की जो रियासत थी कोटा बूंदी में प्रथम हस्तक्षेप किया इन्होंने। और इस प्रकार 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक सम्मेलन बुलाया जाता है। तो ये इंपोर्टेंट है, आप इस पर क्रम वाइज याद रखिए। इतिहास हमें क्रमबद्धता को दर्शाता है, यानी कि इतिहास हम क्रम वाइज याद करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो 1711 प्रवेश किया मराठाओं ने। उसके बाद 8 साल बाद पेशवा ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया। 1726 में आक्रमण हुआ, प्रथम आक्रमण। 1728 में खिरा देना आरंभ किया, और 1734 को बुद्ध सिंह का प्रथम हस्तक्षेप बढ़ा यहाँ पर कोटा बूंदी रियासत में। और इस प्रकार 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक सम्मेलन आयोजित किया गया। अब बात करते हैं अपन हुरडा सम्मेलन की। अब ये हुरडा सम्मेलन क्या था? तो राजस्थान में मराठा का जब प्रवेश हुआ तो राजपूत राजा संकट में आ गए, क्योंकि कहीं वहां राजस्थान में भी इस प्रकार मराठा का प्रभुत्व न बढ़ जाए, और वह मराठा जो होते थे वह राजपूत शासकों में कहीं, राजपूत जो रियासतें होती थी उनमें कहीं आक्रमण ना कर दे। तो इस प्रकार एक माहौल बन गया था, एक भय का वातावरण बन गया था, जिसके कारण
राजपूत शासकों ने इस प्रकार का जो सम्मेलन बुलाया गया था, सभी ने सम्मिलित होकर एक सम्मेलन बुलाया गया था, उसी को हम हुर्रा सम्मेलन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हुर्रा सम्मेलन। तो यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुर्रा नामक स्थान भीलवाड़ा पर बुलाया गया था। और यह सम्मेलन बुलाने का प्रमुख कारण क्या था? तो हम देखते हैं कि इसका प्रमुख कारण था राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठाओं की राजस्थान में बढ़ती शक्ति को रोकने हेतु 17 जुलाई 1734 को हुर्रा भीलवाड़ा में सम्मेलन बुलाया। ठीक, ये तो इस प्रकार जो राजपूत शासकों ने मिलकर हुर्रा नामक स्थान पर सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन को बुलाने का कारण तो आपने स्पष्ट हो चुका है कि मराठाओं के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने हेतु यह सम्मेलन बुलाया गया। अब इस सम्मेलन को जिसने बुलाया उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो हम देखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी, यानी इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करा। और इसके साथ कई शासकों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। जो आइए हम उन शासकों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि भाग लेने वाले शासक थे आमेर कहो या जयपुर कहो, तो उसकी रियासत के जो शासक थे वह थे सवाई जय सिंह द्वितीय। और अगर हम बात करें जोधपुर रियासत से राजा कौन आएंगे? तो महाराजा अभय सिंह जी आएंगे। अब देखते नागौर के शासक थे भक्त सिंह, वह इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आए। और इस प्रकार कोटा शासक के महारावल दुर्जन साल भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। अब आइए आगे हम बात करते हैं कि क्या अब इस सम्मेलन में बुला लिया गया, सम्मेलन की अध्यक्षता हो गई है, अब क्या फैसला होगा? तो एक इकरारनामा होता है, या हम कह सकते हैं कि एक समझौता पत्र पे साइन किया जाता है। तो इस सम्मेलन में अहदनामा, जिसको इकरारनामा कह दो या समझौता पत्र कह दो, तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित किया हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। दूसरी बात, एक शत्रु व एक मित्र, दूसरे का शत्रु व मित्र होगा, एक का मित्र और शत्रु, दूसरे का भी मित्र और शत्रु होगा। और कोई भी योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। ठीक, अगर कोई योजना डिसाइड कर रहे हैं तो वह सभी मिलकर सम्मिलित रूप से उस योजना को तैयार करेंगे। दूसरी बात, वर्षा के बाद सभी रामपुरा में एकत्रित होंगे। जब वर्षा, हम देखते हैं कि जुलाई महीने में यह सम्मेलन बुलाया गया, तो जुलाई महीने में हम जानते हैं कि मौसम बारिश का टाइम होता है, तो उस समय यह सम्मेलन बुलाया गया था। तो जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब बरसात रुक जाएगी तो हम रामपुरा नामक स्थान पर सभी राजपूत शासक अपनी अपनी सेना लेकर उपस्थित होंगे। तो यह इसमें एक फैसला लिया गया था। अब जब वर्षा काल का समय बीत गया तो कोई भी राजपूत शासक अपनी सेना लेकर रामपुरा स्थान पर कोई भी नहीं पहुंचा। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यह सम्मेलन असफल हो गया था। और असफल हो गया तो अब मराठाओं को राजस्थान में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का मौका मिल गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार उसके अगले ही साल बाजीराव पेशवा, जो कि मराठा सरदार थे, उस समय मराठा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उन्होंने फिर अगले ही साल यानी 1735 के अंतर्गत अपनी माता राधाबाई को राजस्थान की नीति का आकलन करने हेतु राजस्थान के अंतर्गत भेजा। और जब राधाबाई सकुशल वापस मराठा राज्य यानी कि महाराष्ट्र में जब मराठा राज्य में वापस लौट गई थी, राजस्थान की नीति का अनुकूलन करते हुए या अनुसरण करते हुए, फिर अगले ही साल उसके अगले साल बाजीराव पेशवा ने यहाँ से फिर चोट वसूल करा, यानी कि कर लेना आरंभ कर दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठाओं का राजपूत जो प्रकार मराठा का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और इस प्रकार एक एक रियासतों में वह हस्तक्षेप करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के शासकों के बीच जब उत्तराधिकारी युद्ध होते थे तो उसमें मराठा सरदार पहुंच जाते थे कि हस्तक्षेप करते थे और कहीं धन वसूलते थे। तो इस प्रकार राजस्थान के राज्यों की उस समय तत्कालीन स्थितियां, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियां खराब होती गई और इस प्रकार एक और राज्य कमजोर होते गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सम्मेलन असफल हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस संबंध जोधपुर, जयपुर और इनका उत्तराधिकारी संघर्ष में किस प्रकार मराठा अपना हस्तक्षेप करेंगे। अपन देखते हैं कि जब हुर्रा सम्मेलन जब असफल हो गया तो मराठाओं का राजस्थान में हस्तक्षेप बढ़ने लग गया। इस प्रकार जो है मराठाओं ने जो राजपूत शासकों के बीच जो उत्तराधिकारी संघर्ष आरंभ होने लगे उसमें निर्णय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता गया। तो आइए हम देखते हैं कि राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं की भूमिका
1743 से लेकर 1750 तक की क्या स्थिति रही। हमने देखा था कि जब राजपूत शासकों के बीच में जब आपस पारस्परिक वैमनस्य के कारण जब ये राजपूत सम्मेलन, हुरडा नामक सम्मेलन जब असफल हो गया था, तो मराठाओं ने देखा कि अब हमारा हस्तक्षेप राजस्थान राजपूताना राज में बढ़ता रहेगा, तो उन्होंने ये सोचकर फिर यहाँ के जो उत्तराधिकारी संघर्ष होते उनमें निर्णय लेने का एक तरीके से हस्तक्षेप करने लगे, निर्णय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग गए कि हम निर्णय करेंगे कि जो उत्तराधिकारी में जो प्रमुख शासक कौन होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले राजस्थान में जो उत्तराधिकारी संघर्ष का आरंभ हुआ, हमने जाना कि जो बूंदी रियासत थी उसमें सबसे पहले हस्तक्षेप बढ़ा था। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि जयपुर के अंतर्गत भी ये उत्तराधिकारी संघर्ष का दौर आरंभ हो गया। उसी प्रकार जोधपुर में भी उत्तराधिकारी संघर्ष होगा और आप देखेंगे कि मारवाड़ में भी उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि मेवाड़ के एक राजा थे और उनका नाम था अमर सिंह सेकंड, जिनकी पुत्री का नाम था राजकुमारी थी, उनका नाम था चंद्र कुमारी। तो राजकुमारी चंद्र कुमारी, तो इन्होंने 1708 में जयपुर के शासक स्वैजय सिंह से इस शर्त पर विवाह किया इनकी पुत्रिका की जो आने वाले टाइम में जो उत्तराधिकारी होगा वही चंद्र कुमारी से उत्पन्न ही पुत्र जो जयपुर की गद्दी का दावेदार होगा। इस शर्त पर इन्होंने विवाह कर लिया था। लेकिन इधर जब स्वैजय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उस समय इनका ज्येष्ठ पुत्र जो होता है ईश्वरी सिंह, इनको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। तो अब इधर जो राजकुमारी चंद्र देवी से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह जो थे, अब इनके जो जिस शर्त के आधार पर इनका विवाह हुआ था उस सत्र की तो पालना हुई नहीं उसमें, तो इन्होंने अपना दावा पेश कर दिया, क्योंकि इनके बीच में एक शर्त हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो जयपुर का जो उत्तराधिकारी का वही आने वाले समय में उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार अब माधो सिंह जी अपने मामा यानी कि मेवाड़ के जो जगत सिंह होंगे उनकी सहायता से मराठाओं की सहायता लेगा। अब यहीं पर मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ेगा, क्योंकि इस प्रकार उत्तराधिकारी संघर्ष आरंभ हो गया, तो अब मराठा को मौका मिलेगा इनके उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेने का। और इस प्रकार मराठा सरदार जो थे मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह की सहायता करी। मां से माधो सिंह और मल्हार राव होलकर, आप याद रखिए, याद दोनों मां से आरंभ होते हैं, माधो सिंह और मल्हार राव मराठा। तो इस प्रकार मराठा होलकर राव ने ईश्वरी सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा और यह युद्ध हुआ, वह 2 युद्ध हुए। और इस प्रकार मराठा सरदार मल्हार राव ने युद्ध लड़े ईश्वरी सिंह के खिलाफ, और 2 युद्ध प्रमुख हुए इनके बीच में, बगरू का युद्ध और राजमहल का युद्ध, दोनों युद्ध लड़े गए। और इसमें जो ईश्वरी सिंह का जो सेनापति था हरगोविंद नाटानी, इसकी कुटिलता के कारण यहाँ ईश्वरी सिंह को हार का सामना करना पड़ा, और इस प्रकार ईश्वर सिंह ने मराठा से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। तो इस प्रकार अब जो जयपुर की गद्दी पर वह माधो सिंह का राज हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठाओं ने किस प्रकार हस्तक्षेप किया। अब इसी को अगर आप और भी विस्तार में जानना चाहते हो तो हमारे 10th क्लास की जो बुक्स है उसमें हमने इस वीडियो को पूरे विस्तार से जो जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष को बता रखा है। तो विस्तार से जानने के लिए हमारे 10th क्लास के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष को हमने विस्तार से दे रखा है। उसमें हम डेट वाइज दे रखा है कि बगरू का युद्ध कब हुआ, राजमहल का युद्ध कब लड़ा गया। इसमें सिर्फ 8th क्लास के अकॉर्डिंग हमने बनाया नोट्स। अब आइए हम बात करते हैं जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। जब जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष समाप्त हो गया तो ऐसे ही जोधपुर जो रियासत थी उसमें भी उत्तराधिकारी संघर्ष का दौर आरंभ हो गया। और इस प्रकार हमने देखते हैं कि यहाँ पर राम सिंह वर्सेस भक्त सिंह के बीच में ये उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ा गया, क्योंकि इधर राम सिंह और भक्त सिंह, राम सिंह को जब गद्दी मिली तो भक्त सिंह हमेशा जोधपुर की गद्दी पर इनकी निगाह रहती थी, तो इन्होंने राम सिंह से गद्दी हड़प ली। तो इस प्रकार राम सिंह मराठाओं के पास चले जाते हैं और इस प्रकार मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता है। और यहाँ पेशवा, होलकर, सिंधिया सभी के सभी मराठा सरदार यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये इस हस्तक्षेप को बढ़ावा मिल जाता है यहाँ पर। और इस प्रकार यह
परिणाम यह होता है कि अब का आधा राज्य तो राम सिंह को मिल जाता है, लेकिन यहाँ होता यह है कि जो मारवाड़ जो रियासत होती है, मारवाड़ जो राज होता है, उसकी आर्थिक दशा अत्यधिक शोचनीय दयनीय हो जाती है और मराठाओं को दिनों दिन मांगे बढ़ती गई, क्योंकि मराठाओं को धन चाहिए होता था, कितना पैसा लेना है उत्तराधिकारी को बिठाने के बाद। तो इस प्रकार मराठाओं की दिनों दिन मांगे बढ़ती गई और व्यापार नष्ट हो गए यहाँ के, और कृषि बर्बाद हो गई। तो इस प्रकार राज्य की आर्थिक दशाएं शोचनीय हो गई। हम देखते हैं कि अब जब जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष आरंभ हुआ, जोधपुर में हो गया, तब मेवाड़ भी अछूता नहीं रहा, मेवाड़ में भी उत्तराधिकारी संघर्ष का दौर आरंभ हो गया। इस प्रकार तो हम देखते हैं कि इस समय राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह थे, उनकी 1761 में जब मृत्यु हो गई थी, तो उनके पुत्र हरि सिंह गद्दी पे बैठ गए। तो हरि सिंह जी जब गद्दी पे बैठ गए तो यहाँ रतन सिंह ने भी अपना दावा पेश कर दिया। तो इस प्रकार उस समय मेवाड़ के दो उत्तराधिकारी दावेदार हो गए, अब दोनों में युद्ध होगा। इस प्रकार ये मराठा हस्तक्षेप करेंगे इनमें, और इस प्रकार हम देखते हैं कि मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा की प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए और पारस्परिक विमर्श के कारण मराठा का हस्तक्षेप बढ़ता गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठा सरदार जो है राजस्थान के, इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठा ने किस प्रकार राजपूत शासकों में एक फुट डालने का काफी काम किया, हम देख सकते हैं हस्तक्षेप करने के बाद। और इस प्रकार जो है राजपूताना की सामाजिक आर्थिक के मार्ग अवरुद्ध हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठाओं ने किस प्रकार राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप किया सबसे पहले। तो अब हम करते हैं इसके बाद में जो संध्या हो, आइए अब हम देखते हैं कि अंग्रेज और संध्या, यानी कि राजस्थान में जो अंग्रेजी सरकार ने किस प्रकार राजपूत शासकों से संधियों का जो दौर था वह 1817 से लेकर 1818 के बीच में अंग्रेजों ने राजपूत शासकों से संधियां करना शुरू कर दी। उसका कारण यह था कि जैसे ही हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, तो उस समय मराठाओं की शक्ति बढ़ रही थी। जैसे ही मुगल काल का पतन शुरू हुआ, तो यहाँ एक मराठा शक्ति का प्रभुत्व बढ़ने लग गया। तो इस प्रकार यहाँ उस समय अंग्रेज भी आ गए थे। तो हम देखते हैं कि मराठाओं के हस्तक्षेप के कारण जो राजस्थान राजपूता में कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अव्यवस्थाएं बढ़ने लगी थी। तो इसका फायदा अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और अंग्रेजों की नजर राजस्थान पर आ टिकी। और हम देखते हैं कि इस प्रकार जो अंग्रेज थे वह आर्थिक और राजनीतिक लाभ के कारण राजपूत शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध करने लगे और संधियां करने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम संधि करने वाली 29 सितंबर 1803 में कोई रियासत थी, तो वह थी भरतपुर रियासत, या भरतपुर राज्य ने सर्वप्रथम राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करी। डेट याद रखिए 29 सितंबर 1803 को। उसके बाद में धीरे धीरे अगली जो रियासतें थी वह अंग्रेजों से संधियां करने लगी। और हम देखते हैं कि अंतिम जो रियासत थी सिरोही राज ने 1823 में इस प्रकार अंग्रेजों से संधि करी। अब संधि कर तो ली इन शासकों ने, लेकिन यह एक अंग्रेजों से संधि तो कर ली, लेकिन पूरा राजस्थान इस प्रकार अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया, यानी कि अंग्रेजों का दबाव राजस्थान पर आ पहुंचा। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसके क्या परिणाम रहे। तो राजपूत शासकों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। मराठाओं ने तो हस्तक्षेप बढ़ा ही रखा था, लेकिन यहाँ अंग्रेजों से संधियां कर ली, तो पूरे अंग्रेज जो थे वह राजपूत शासकों के राज्यों के अंतर्गत आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, जिसके कारण राजपूत शासक भी अंग्रेजों के दबाव में आ गए। तो उसके बाद में राजपूत शासक भी इस प्रकार अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए, और एक प्रकार से हम देखते हैं कि राजपूत शासकों के ऊपर दबाव बढ़ता गया अंग्रेजों का, और उन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ गया। और फिर उसके बाद में जब ये संध्या हुई, तो उस समय जो प्रमुख रूप से शासकों के प्रमुख रूप से जो ये संध्या हुई, तो उस समय हम देखते हैं कि राजपूत शासकों के प्रमुख रूप से शासन में सहभागिता को बढ़ाने वाले जागीरदार और सामंत के प्रमुख विशेषाधिकार होते थे, क्योंकि तत्काल समय में जब आक्रमण की संभावना होती तो वह राजपूत शासक अपने सामंतों को बुलाता था, और इस प्रकार जो वह राजपूत शासकों की सहायता के लिए खड़ा रहता था तत्पर। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि उस समय जो सामंतों को भी कुछ विशेष अधिकार हुए थे। तो इस प्रकार
अंग्रेजों ने सोचा कि यह तो राजपूत जो राजा थे उनको तो संरक्षण में ले लिया, लेकिन सामंतों के पास विशेषाधिकार थे। तो राजपूत शासकों पर अंग्रेजों ने उन विशेषाधिकार को खत्म करने के लिए दबाव डाला, और इस प्रकार राजपूत शासकों ने शासकों के ऊपर दबाव बढ़ता गया सामंतों के विशेषाधिकार को खत्म करने हेतु और उनके अधिकार को नष्ट करने हेतु। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजस्थान और अंग्रेजों के चुंगल में फंसता चला गया। और हम देखते हैं कि इस प्रकार और भी राजस्थान में ईसाई मिशनरीज भी आने लग गई और इन्होंने अपना ईसाई धर्म का प्रसार करने लग गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो किस प्रकार जो है वह अंग्रेज एवं संधियों का क्या परिणाम रहा, राजस्थान की क्या स्थिति होगी। तो आज हमने जाना महत्वपूर्ण रूप से क्लास 8 का अध्याय नंबर 1 हम 18वीं सदी का राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।